चलो, तो रेडियो एक्टिविटी में आ जाते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी को जब भी आप डिफाइन करोगे तो रेडियो एक्टिविटी इज द जो भी हम डिफाइन करेंगे तो ये आपका सेल्फ इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है ना, कि द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इमिशन ऑफ रेडिएशन, फिनोमेना ऑफ सेल्फ इमिशन ऑफ रेडिएशन। इमिशन ऑफ रेडिएशन है ना, कि फिनोमेना ऑफ सेल्फ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो सेल्फ इमिशन ऑफ रेडिएशन जो होते हैं इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपके रेडियो एक्टिविटी। एंड सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस which emits these radiations are called the radioactive substance. Substance which emits these radiations, radiations are called the radioactive substance, or called radioactive substance, है ना, कि जो सब्सटेंस रेडियोएक्टिविटी को इमिट करते हैं उसी को हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। तो सिंपल से आपका यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे अगर कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है तो एक बड़ा फेमस डायग्राम ये होता है ना, तो इससे अपने आप इमिशन रेडिएट होते रहते हैं। तो एक इमिशन तो सीधे चला जाता है ऐसे, इसको हम बोलते हैं गामा रेडिएशन। एक आपका इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, और एक आपका इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, इसको हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं, है ना। ये सब मैग्नेटिक फील्ड में होता है कि अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल अगर लेफ्ट पर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो जो बीटा पार्टिकल होगा वो आपका राइट पर डिफ्लेक्ट होगा। तो ये फिनोमेना ऑफ सेल्फ इमिशन ऑफ रेडिएशन जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में 3 तरह के पार्टिकल इमिट होते हैं। एक तो पार्टिकल जो होता है वो होता है अल्फा पार्टिकल, है ना। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है ये आपका न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम होता है। कि अल्फा पार्टिकल जब भी हम बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको पता है कि 2He4, है ना, दीज आर, है ना, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम। हीलियम एटम का जो न्यूक्लियाई होता है वही आपका अल्फा पार्टिकल होता है। ऐसे आपका आ जाएगा बीटा पार्टिकल्स, इससे आपके बीटा पार्टिकल्स भी इमिट होते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं ये आपके होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं इसलिए आपका बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल जो होता है ये आपका होता है -1E0, है ना। ऐसे आपका गामा रेडिएशंस आ जाएंगे। थर्ड में जो अनरिफ्लेक्टेड चला गया जिसमें कोई चार्ज या मास नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड द गामा रेडिएशंस। तो जो गामा रेडिएशंस होते हैं, जो गामा रेडिएशंस आर, जब भी हम गामा रेडिएशंस की बात करेंगे तो these are the electromagnetic wave of nucleus origin and has very short wavelength, है ना, कि these are, कि जब भी हम गामा रेडिएशंस की बात करेंगे तो these are electromagnetic wave, electromagnetic wave of nucleus origin, nucleus origin ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, है ना, कि ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, है ना, किसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है ना। और ऑब्वियसली बात है वेवलेंथ अगर शॉर्ट होगी तो हैज वेरी हाई एनर्जी, हैज वेरी हाई एनर्जी एंड पेनेट्रेटिंग पावर, एनर्जी एंड पेनेट्रेटिंग पावर, इसकी पेनेट्रेटिंग पावर भी बहुत हाई होती है, पेनेट्रेटिंग पावर। तो जो आपके न्यूक्लियर रेडिएशन में सबसे हार्मफुल चीज है गामा रेडिएशन ही होता है ना। गामा रेडिएशन से ही नॉर्मली इतना पावरफुल होता है पेनिट्रेटिंग पावर कि ये जीन को भी इफेक्ट करता है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देता है चीजों को, है ना। तो नॉर्मली 3 तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, है ना। चूंकि गामा में कोई चार्ज या मास नहीं होता है इसलिए गामा को आप इस तरह शो कर देते हो 0 गामा 0, है ना। तो फिलहाल हम 3 पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल्स। और इसी के बेसिस पे हम डिके भी 3 तरह के पढ़ते हैं कि जब डिके होगा तो यही मेन आपको पढ़ना है। तो मैंने जस्ट पार्टिकल का आपको नॉलेज दे दिया। तो सबसे पहले आ जाएगा अल्फा डिके, टाइप्स ऑफ डिके की अगर हम बात करेंगे
तो सबसे पहले आपका आ गया अल्फा डीके, है ना, कि जो अल्फा डीके होगा ये कौन सा होगा, है ना। तो अल्फा डीके जो होता है, अल्फा डीके में इज द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज सिंपल इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि जब भी कहीं से अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका अल्फा डीके, है ना। तो अल्फा डीके में क्या होगा कि अगर कोई एक्स न्यूक्लियस है जेड एक्स से, अगर इससे अल्फा डीके हो रहा है तो ये वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जेड में 2 से कम हो जाएगा, और ए में जो होगा 4 से कम ही हो जाएगी, प्लस एक 2He4 बाहर निकल जाएगा, है ना। प्लस इस रिएक्शंस की कुछ क्यू वैल्यू होगी, है ना, कि हमेशा रिएक्शंस की क्या होगी बेसिकली आपकी कुछ ना कुछ क्यू वैल्यू होगी, है ना। तो क्यू वैल्यू होगी, और ये क्यू वैल्यू जाती कहाँ पे है, तो बता सकता है क्या, वेयर डज दिस की क्यू वैल्यू गोज, है ना, कि जैसे अल्फा पार्टिकल आपका इमिट हुआ तो क्यू वैल्यू तो हम इससे निकाल लेंगे, क्यू वैल्यू की वैल्यू अगर निकालोगे तो मास ऑफ द एक्स हो गया, माइनस आपका मास ऑफ द वाई हो गया, है ना, प्लस आपका मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल हो गया, है ना। इसी को 931.6 से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इससे क्यू वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वेयर डज दिस क्यू वैल्यू गोज, ये क्यू वैल्यू जाता कहाँ पे है, देखो क्यू वैल्यू इन दोनों जो प्रोडक्ट पार्टिकल्स होते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है ना, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। क्यू वैल्यू, है ना, अपीयर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, कि प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, कि डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मोमेंटम, है ना। तो ये कहीं जाता नहीं है, बल्कि इसका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही रहता है, कि जैसे अगर वाई की काइनेटिक एनर्जी के वाई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर के अल्फा है, तो क्यू के वाई एन के अल्फा के फॉर्म में रहेगा, राइट। पहले इसको लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ और चीजें। है तो क्यू वैल्यू इन दोनों के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। और वो एंगुलर मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहते ही है ना। तो मैं इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा कि जो इसमें क्यू वैल्यू होगी, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, वो आपको जानना होता है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा कि यहाँ पे जस्ट हम बात करेंगे कि जो आपके क्यू वैल्यू है, एक तो मैंने बोला कि क्यू वैल्यू जो होगा वो आपका के अल्फा प्लस के वाई हो जाएगा, प्लस पूरे प्रोसेस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो पहले तो जो चीजें थी वो रेस्ट पे थी, लेकिन अब रेस्ट पे नहीं है ना, अब इसका लीनियर मोमेंटम होगा। ओके, मैं शो करता हूँ अभी, वेट फॉर मोमेंट, पहले लिख लो आप इसे। है ना, ये आपने कर लिया इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज आपका जो पढ़ रहे थे हम, कि भाई जो ये एनर्जी होगी कहीं जाएगी नहीं, बल्कि दोनों के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो पहले तो मोमेंटम 0 था, अब आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऑफ
एम अल्फा एंड के ऑफ अल्फा, रूट टू एम के तो मोमेंटम होता है, प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m my इंटू के वाई, है ना। तो इक्वेशन नंबर आपकी 1 ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये आ गई, है ना। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गया बेसिकली आपकी ये आ गई, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला आ जाएगा कि भाई जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होता है, कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के अल्फा होगी, इसकी वैल्यू आपकी ये आ जाती है a-4/a इंटू क्यू वैल्यू, है ना। k-4/a को हम क्यू वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल आ जाएगी। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो ये आपका के अल्फा आ गया। तो a-4/a इंटू क्यू वैल्यू जो होगी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल आ गई। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे, है ना। तो ये आपका अल्फा डिके हो गया। तो अल्फा डिके में यही चीज आपको थोड़ी जाननी होती है ना। ऐसे हम आ जाते हैं बीटा डिके पे। तो एक्चुअली में बीटा डिके दो तरह के होते हैं, है ना। तो एक डिके तो हम लिखते हैं यहाँ पे निगेटिव बीटा डिके, है ना, कि सेकंड तरह का जो डिके होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए निगेटिव बीटा डिके, निगेटिव बीटा डिके, है ना। तो निगेटिव बीटा डिके वही है जो अभी हम पढ़ रहे थे, है ना, दैट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सिंपल बीटा डिके और निगेटिव बीटा डिके एक ही चीज होती है। अगर पॉजिटिव डिका बीटा डिके है तो मेंशन करेंगे। तो इमिशन ऑफ क्या होता है बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये नेगेटिव बीटा डिके कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, ये आपको समझना है ना। तो नेगेटिव बीटा डिके में क्या होता है कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। कि नेगेटिव बीटा डिके तब होता है, सॉरी, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन, है ना। कि इसका जो कॉज होता है वो ये होता है कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, है ना, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर एक आपका जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, है ना। तो एक्चुअली प्रोसेस ये होता है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, है ना। इसको मैं इधर लिखता हूं कि एक आपका जो न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो चार्ज तो बैलेंस करेंगे ना, तो यहाँ से एक 1-1 P0 इमिट हो जाएगा, तभी तो न्यूट्रल रहेगा ये, है ना। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक और पार्टिकल इमिट होता है, इस न्यू के ऊपर आप एक बार लगा देना, है ना। इसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, है ना। एंटी न्यूट्रिनो का देखो पर्पस कुछ भी नहीं है, इसका पर्पस होता है स्पिन को बैलेंस करने के लिए, इसका पर्पस होता है टू बैलेंस स्पिन, है ना। कि जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसको सेटिस्फाई करने के लिए इमिट होता है ना। इसमें ना तो कोई एनर्जी होती है ना मास वगैरह कुछ भी नहीं होता है ना। बस ये स्पिन को, मास होता भी तो नेग्लिजिबल होता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आपका इमिट हो गया, ये बीटा पार्टिकल है, और एक एंटी न्यूट्रिनो आ गया टू बैलेंस द स्पिन। अब जैसे मैंने बोला कि कोई एक्स न्यूक्लियस है, ये कन्वर्ट अगर हुआ है तो क्या चेंज आ जाएंगे आपको पता ही है, कि अगर कोई जेड एक्स है न्यूक्लियस, है ना, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, इससे नेगेटिव बीटा डिके हो गया तो ये वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया ना, तो जेड में तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ए की वैल्यू सेम रहेगी, है ना। ए में तो चेंज आएगा नहीं ना, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में अगर कन्वर्ट हो गया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम ही होंगे, प्लस यहाँ से एक आपका बीटा पार्टिकल इमिट हो गया, प्लस आपका एक एंटी न्यूट्रिनो हो गया, और इस रिएक्शंस की भी कुछ की वैल्यू होगी, है ना। कि इस रिएक्शंस में भी एनर्जी क्या होगी बेसिकली आपकी इमिट होगी। तो इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव बीटा डिके, है ना। ऐसे थर्ड आ जाता है, वी कॉल्ड एज ए पॉजिटिव बीटा डिके, कि दिस इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव बीटा डिके, है ना। तो पॉजिटिव बीटा डिके में क्या होता है, इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन होता है ना। कि इसमें क्या चीज इमिट होती है बेसिकली आपकी इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, है ना। और पॉजिट्रॉन जो होता है वो ये होता है, दैट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल ऑफ सेम चार्ज, सॉरी, ऑफ सेम मास बट अपोजिट चार्ज,
बट अपोजिट चार्ज, है ना। ध्यान रखना ये प्रोटॉन नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के इक्वल थोड़ी होता है। तो पॉजिट्रॉन का मास तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, लेकिन चार्ज उसके ऊपर प्रोटॉन या पॉजिटिव होगा, तो इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव बीटा डीके। तो पॉजिटिव बीटा डीके में उल्टा होता है, जैसे इसमें तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसमें कन्वर्ट होता है प्रोटॉन, है ना, कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, है ना, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, है ना, कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो आपके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका पॉजिटिव बीटा डीके। तो प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका प्रोटॉन है, ये कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, है ना। तो जब ये न्यूट्रॉन में प्रोटॉन कन्वर्ट होगा तो इससे आप ध्यान रखना -E0 नहीं, 1E0 इमिट हो जाएगा, तो ये पॉजिट्रॉन हो गया। प्लस अगेन स्पिन को बैलेंस करने के लिए एक न्यू लगाते हैं, खाली बार नहीं लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। इसका पर्पस भी सेम होता है, टू बैलेंस स्पिन, टू बैलेंस स्पिन, है ना। तो स्पिन को बैलेंस करने के लिए ये आपका आ जाता है इस तरह से, है ना। तो ये पॉजिटिव बीटा डीके हो गया। और पॉजिटिव बीटा डीके में भी ये इक्वेशन हम लिख लेंगे कि अगर कोई जेड एक्स से है, इससे अगर पॉजिटिव बीटा डीके होगा तो आपको तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो जेड की वैल्यू में तो 1 माइनस हो जाएगा, ए सेम ही रहेगा, है ना। ध्यान रखना भाई, जब निगेटिव बीटा डीके होगा तो जेड की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, इसमें जेड 1 से माइनस हो जाएगा। प्लस आपका एक यहाँ पे पॉजिट्रॉन इमिट हो गया, प्लस आपका न्यूट्रिनो आ गया, प्लस इस रिएक्शंस की भी कुछ की वैल्यू है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली ये चीजें आपको जाननी होती है कि भाई अल्फा डीके, निगेटिव बीटा डीके एंड पॉजिटिव बीटा डीके क्या होता है, तो उसको आप लिख लो। है ना, स्पेस को मतलब थोड़ा नॉलेज तो होती है इसकी, लेकिन एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होती ये होता क्या है, कैसे डीके हो रहा है आपका। है ना, पॉजिटिव बीटा डीके, ये आपका जाएगा इस तरह से, है ना। तो आपका इसके बाद हम आते हैं गामा डीके में, कि गामा डीके में बेसिकली क्या होता है ना, कि अल्फा बीटा और बीटा माइनस बीटा पॉजिटिव तो आपने ले लिया, अब एक गामा डीके भी होता है यहाँ पे, वी कैन टॉक अबाउट द गामा डीके, है ना, कि यहाँ पे हम आ जाते हैं बेसिकली आपके गामा डीके पे। गामा डीके या गामा रेडिएशन, है तो देखो गामा डीके जो होता है ना, इट इज फॉलोड बाय द अल्फा एंड बीटा डीके, है ना, कि अल्फा बीटा डीके के बाद ये होता है फॉलोड बाय अल्फा एंड बीटा डीके, अल्फा एंड बीटा डीके। जब भी अल्फा एंड बीटा डीके होगा ना उसके बाद गामा डीके होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब अल्फा एंड बीटा डीके होगा, है ना, तो जो फ्रेश न्यूक्लियस फॉर्म होता है वो एक्साइटेड स्टेट पे होता है, सर,
न्यू न्यूक्लियस फॉर्म आफ्टर अल्फा और बीटा डिके, बीटा डिके इज इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, है ना। ये क्या होता है बेसिकली आपका, कि जब भी ये डिके होगा तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट पे होता है ना, कि जो फ्रेश न्यूक्लियस फॉर्म होता है ये आपका एक्साइटेड स्टेट पे होता है ना। तो जब आपका ये एक्साइटेड स्टेट पे होगा कि दिस इज फॉलोड बाय द अल्फा एंड बीटा डिके, न्यू न्यूक्लियस फॉर्म आफ्टर अल्फा और बीटा डिके इज इन एक्साइटेड स्टेट, कि ये आपका एक्साइटेड स्टेट पे होता है ना, कि भाई एक्साइटेड स्टेट पे होगा एंड इट इमिट्स, है ना, गामा रेडिएशन, है ना, व्हेन है ना, कि भाई गामा रेडिएशन इमिट तब करता है जब ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा आपका, है ना, कि जब ये क्या होगा बेसिकली आपका, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज इन एक्साइटेड स्टेट, इस लैंग्वेज थोड़ा सा ठीक कर लो आप इसे, कि इज इन एक्साइटेड स्टेट, है ना, कि फॉलोड बाय द अल्फा एंड बीटा डिके, न्यू न्यूक्लियस फॉर्म आफ्टर अल्फा बीटा डिके इज इन एक्साइटेड स्टेट, है ना, एंड इज इट spontaneously decay to the ground state and is spontaneously decay to ground state by emitting gamma radiation, है ना, कि फॉलोड बाय द अल्फा बीटा डिके होगा, है ना, और ये स्पॉन्टेनियसली डिके होगा टू ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग द गामा रेडिएशन, है ना, ये प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे आपका कोई इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे सपोज आपका कोई 5b12 है ना, कि यहाँ पे क्या है बेसिकली आपका 5b12, है ना, सपोज इससे कोई बीटा डिके होता है ना, इससे बीटा डिके का मतलब बीटा डिके बीटा माइनस डिके ही होगा, है ना, कि इससे बीटा माइनस डिके होता है, तो जब इससे बीटा माइनस डिके होगा तो इससे एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, तो जब ये इमिट होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे सब्सटेंस में, और ये जब डिके होता है तो ये आपको पता है Z1 से बढ़ जाएगा, मतलब ये कार्बन में कन्वर्ट हो गया, में कन्वर्ट हो गया। तो जो ये बनता है ना, ये एक्साइटेड स्टेट पे होता है, एक्साइटेड स्टेट पे। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा एक्साइटेड स्टेट से, ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा है, ये जो न्यूक्लियस बना है वो जब ट्रांजिशन करेगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, है ना, तो यहां से आपका रेडिएशन इमिट होगा, है ना, इसी को हम बोलते हैं गामा रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड एज ए गामा रेडिएशन, है ना, कि यहां से आपका इमिट होगा एंड दिस रेडिएशन इज कॉल्ड द गामा रेडिएशन। तो आपका आगे इस तरह से कि ये इस प्रोसेस में आया, फिर ट्रांजिशन ने किया तो यहां से गामा रेडिएशन इमिट हो गया, तो इसी को भी कॉल्ड एज ए गामा डिके, है ना। तो ये आपका गामा डिके होता है। तो हमें इसका सोर्स पता होना चाहिए कि कोई चीज डिके हो रही है उसका बेसिकली सोर्स क्या है, ये आपको लिख लो थोड़ा सा। तो दिस इज कॉल्ड द गामा डिके, है ना। एक और फिनोमेना होता है, जैसे ये तो अल्फा बीटा गामा डी के तो पॉपुलर चीज है, एक हम यहाँ पे फिनोमेना पढ़ते हैं, वी कॉल एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये भी आपके न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, है ना। तो क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर इस प्रोसेस या इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन्वॉल्व, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, है ना, बाय न्यूक्लियस, है ना, कि इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस, है ना। ये आपका प्रोसेस होता है। द रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियस, द रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियस,
डॉटर न्यूक्लियस, रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियस जो होता है इज सेम, है ना, एज प्रोड्यूस बाय पॉजिट्रॉन डीके। पॉजिट्रॉन डीके मैं इसको इन्वॉल्व कराऊंगा कि क्या होता है ये, कि इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियस सेम एज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिट्रॉन डीके एंड इट इज फॉलोड बाय and it is followed by, है ना, it is followed by characteristic x-rays, है ना, ये followed by characteristic x-rays, है ना, कि ये फॉलो करेगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को। तो एक्चुअली क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, है ना, सपोज के शेल किसी को भी कर सकता है, ऐसे के कैप्चर ज्यादा पॉपुलर है, जैसे यहाँ पे के शेल है आपका, है ना, तो के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कभी कभी ये कैप्चर कर लेता है ना, के शेल के इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, बेसिकली आपका कैप्चर कर लेता है। जब के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तो इसको हम बोलते हैं के कैप्चर। के कैप्चर किसी को भी कर सकता है, तो के कैप के इलेक्ट्रॉन को जैसे कैप्चर करेगा ना, तो आपको पता है कि इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो जैसे जेड एक्स से था, इसने एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया -1 E0, तो ये वाई में कन्वर्ट हो गया, तो वाई में आपको पता है जेड में से 1 कम हो जाएगा ना, तो सेम पॉजिट्रॉन जैसा ही आ गया, ए में तो कोई चेंज आया नहीं, है ना, प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें आपका, और प्लस आपका एक आपका न्यूट्रिनो आ जाएगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर इसने किया, तो जेड का Z-1 हो गया, और यहाँ से आपका एक न्यूट्रिनो मीट हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं की कैप्चर। लेकिन इसने बोला है कि इट इज फॉलोड बाय द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। हमेशा होता है कि जैसे इसने कैप्चर किया यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और आपको पता है जब ये वैकेंसी क्रिएट होगी तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन करेंगे, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इस तरह से, तो वैकेंसी आ जाएगा, और जैसे यहाँ पे आएगा तो आपका एक एक्सरे इमिट हो जाएगा, है ना, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। तो 4 फिनोमेना है, अल्फा, बीटा, गामा एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये आपको जानना होता है, और उसमें डॉटर न्यूक्लियस कैसे बनती है वो ध्यान रखना अपने तरफ से, है ना, कि डॉटर न्यूक्लियस किस तरह से बेसिकली आपकी फॉर्म हो रही है। है ना, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया, तो अल्फा, बीटा, गामा एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब हम आ जाते हैं कि जो भी ये डिके हो रहा है किस लॉ को ये फॉलो करेगा, है ना, स्टैटिस्टिकल लॉ होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिके होते हैं ना, तो जब सैंपल साइज लार्ज होता है तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल लॉ हम पढ़ते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके, है ना, कि जो नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ते हो, वी स्टडी द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, है ना, कि भाई कौन से लॉ, ये हम जानते हैं, केमिस्ट्री में काफी कुछ चीजें हम पढ़ते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे जाता है बेसिकली आपका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, है ना, तो जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके होता है, इसका पहला जो लॉ होता है, रेडियो एक्टिव डिके इज द रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस,
डिके इज रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस, है ना, कि आपका ये रैंडम होता है और स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब कौन सी चीज डिके होगी आप नहीं बता सकते कि कोई न्यूक्लियर डिके होगा या नहीं होगा, तो रैंडम प्रोसेस है। सेकंड आता है कि रेडियो एक्टिव डिके जो होता है प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना है, फिजिकली या केमिकल कंडीशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड आपका लॉ आ गया रेडियो एक्टिव डिके, है ना, इज प्योरली ए न्यूक्लियर फिनोमेना। फिनोमेना independent of physical and chemical condition, physical and chemical condition, है ना, कि फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन से इंडिपेंडेंट होता है। और थर्ड हम जानते हैं कि इट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, है ना, दैट इज जो रेट ऑफ डिके होता है ना, रेट ऑफ डिके मींस माइनस डी एन बाई डी टी जो होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, है ना, कि रेट ऑफ डिके जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाता है ना, ये हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ डिके होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे उतने ही ज्यादा रेट ऑफ डिके होगा। तो मेन लॉ इसका यही है, बाकी तो थ्योरेटिकल लॉ है कि रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना। तो इसी को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो हम जानते हैं कि सपोज किसी केस में टी इक्वल टू 0 पे, है ना, किसी सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके एन नॉट थे, तो आफ्टर सम टाइम्स इट विल टी टाइम्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके एन हो गए, है ना, कि कोई डिके हुआ और डिके से टी टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन हो गए, तो इस फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ कि जो डी एन बाई डी टी होगा ये आपका माइनस लैम्डा एन हो जाएगा, वेयर लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट, कि लैम्डा इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली आपका डिके कांस्टेंट, है ना। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे डी एन बाई एन आ जाएगा माइनस लैम्डा इंटू डी टी आ जाएगा, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो। तो व्हेन टाइम इज 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे एन नॉट, और किसी टी टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके एन हो गए, तो ये लॉग में आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा लॉग एन बाई एन नॉट माइनस लैम्डा इंटू टी, है ना। तो यहां से आपका जो एन बाई एन नॉट होगा, है ना, ये आपका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टी टाइम जो होंगे एन इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। कितने सैंपल में क्या होंगे बेसिकली आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी, है ना, कि सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, है ना, कि एन इक्वल टू हो जाएगा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। तो ये हम कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, है ना। तो सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आप कितने हो जाएंगे, इसके हिसाब से हम जानते हैं कि हाफ लाइफ वगैरह डिफाइन कर लेंगे हम, कि भाई जिस टाइम के बाद ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपनी इनिशियल वैल्यू के हाफ हो जाए, पहले बस को लिख लो फिर मैं उस चीजों को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ये आपका आ गया राइट। तो यहीं पे हम डिफाइन कर लेंगे जो नेक्स्ट चीज है आपकी, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे हाफ लाइफ, है ना। ये चीजें आप जानते हो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ।
क्योंकि ये सब चीजें हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स में, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा इसलिए आपका हाफ लाइफ, भाई जिस टाइम के बाद अपनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके हाफ हो जाए, है ना, तो उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हाफ लाइफ हम जानते हैं कि हाफ लाइफ की वैल्यू ln2/λ हो जाएगी। ये इसी को हम लिखते हैं 0.693 अपॉन लैम्डा, है ना। ऐसे ही आपका एक होता है मीन और एवरेज लाइफ, मीन और एवरेज लाइफ, है ना। इसी को कई बार हम टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो मीन या एवरेज लाइफ निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी बाई एन नॉट से डिवाइड कर देंगे। भाई किसी भी चीज की एवरेज ऐसे तो निकालते हैं, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो 0 से इन्फाइनाइट तक हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये 1/λ आ जाएगा। तो यहाँ से जो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा वो 1/λ आ जाएगा। तो हाफ लाइफ log2/λ और ये 1/λ आ जाएगा। इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली शो करूं कि अगर एन वर्सेस टाइम का मैं ग्राफ बना लूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, अगर सिर्फ डिके हो रहा है तो कई बार प्रोडक्शन भी होता है, वो अलग चीज है, वो तो न्यूमेरिकल्स में आएंगे, है ना। कि भाई इस तरह से एन का अगर मैं टी के साथ ग्राफ बनाऊं तो टी इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, एन नॉट, धीरे धीरे डिक्रीज होंगे और लास्ट टाइम के बाद 0 हो जाएंगे, है ना। तो जब टाइम की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूं हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होंगे अपनी इनिशियल वैल्यू के हाफ हो जाएंगे, N0/2 हो जाएगा। और जब एक टाइम कांस्टेंट होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होंगे N0/E हो जाएंगे, N0/E हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो भाई एक हाफ लाइफ के बाद अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैं निकालूं तो N0 लिख दिया मैंने, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, टाइम की वैल्यू 1/λ आ गई, मतलब इससे N0/E आ गया, है ना। तो एक के बाद N0/E हो जाता है। ये जस्ट आपने डिफाइन कर लिया, है ना। तो इस तरह से आपने डिफाइन कर लिया, तो लिख लो आप इसे। एक बार आपका आ जाए ना, अगर आपका मेन एक बार आपका बस टर्म 1 हो जाए, देन फिर शुरू करते हैं मेन जो है ना, एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करेंगे, अभी भी कर रहे हैं लेकिन वो रैंडम होते हैं, उस टाइम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे हम, है ना, क्योंकि सिलेबस पूरा खत्म हो चुका होगा, तो फिर एडवांस लेवल की प्रैक्टिस ही बचती है। और है ना, देखते हैं जैसे भी हो। ठीक है, ये आपका गैस ऐसी एक टर्म आप डिफाइन करते हो, वी कॉल्ड एज एक्टिविटी, है ना, कि उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी इज सिंपली रेट ऑफ डिके को ही एक्टिविटी बोलते हैं, है ना। कि यहाँ पे एक टर्म आप डिफाइन करोगे दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी, है ना। तो एक्टिविटी इज सिंपली डिफाइंड एज ए रेट ऑफ डिके, है ना, कि रेट ऑफ डिके जो होगा दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी, दैट इज -dN/dt, है ना। ये आपका जो होगा ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी, है ना। तो एक्टिविटी अभी आपने पढ़ लिया कि जो -dN/dt होगा वो किसके इक्वल होगा, इसी को हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा इंटू एन के, और एन की वैल्यू अभी हम लिख सकते हैं किसी टी टाइम के बाद N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये वाला जो टर्म होता है इसको आप A0 से रिप्लेस कर लेते हैं। तो एक्टिविटी का भी फंक्शन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जैसे ही होता है। ए इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा A0 इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। A0 को वी कॉल एज ए इनिशियल एक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं इनिशियल एक्टिविटी। इनिशियल एक्टिविटी की वैल्यू ये है ना। तो एक्टिविटी का भी मैं ग्राफ बनाऊं ना तो सिमिलर ही होता है ना, कि एक्टिविटी का भी बस एक्टिविटी की थोड़ी सी यूनिट आप देख लेना, है ना, कि यूनिट ऑफ एक्टिविटी, है ना। इसमें 3 तरह की एक्चुअली यूनिट होती है। एक तो होता है 1 बैक्यूरेल, 1 बैक्यूरेल का मतलब होता है 1 डिके पर सेकेंड, है ना। लेकिन इसमें एक यूनिट पॉपुलर 1 रदरफोर्ड भी होती है।
1 रदरफोर्ड की जो वैल्यू होती है वो 10 to the power 6 डीपीएस होती है, और एक आपका 1 क्यूरी होता है। 1 क्यूरी होता है 3.7 इंटू 10 पावर 10 डीपीएस, है ना। ये तीनों यूनिट होती है, बैक्यूरल, रदरफोर्ड एंड क्यूरी। तो जिस फॉर्म में दिया हो थोड़ा सा कन्वर्जन करना होता है कि सबको डीपीएस में ले आना, है ना। और एक्टिविटी का भी अगर हम ग्राफ बनाए तो सेम वैसे ही होगा। एक्टिविटी का भी टाइम के साथ ग्राफ बनाए तो जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का ग्राफ था वैसे ही आपका एक्टिविटी का ग्राफ हो जाएगा, है ना। कि एक्टिविटी का अगर आप टाइम के साथ ग्राफ बनाओ तो सिमिलर ऐसे ही हो जाएगा कि भाई t=0 पे एक्टिविटी की वैल्यू a0 थी, और धीरे धीरे एक्टिविटी डिक्रीज होगी, और आफ्टर लास्ट टाइम एक्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी। इसमें भी ऐसे होता है कि अगर हाफ लाइफ होगा तो एक्टिविटी की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, और अगर एक टाइम कांस्टेंट हम ले लें तो एक्टिविटी की वैल्यू भी a0/e होगी। ये हम कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी। है ना, तो ये आपकी एक्टिविटी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा यूजफुल फॉर्मूला होता है, जैसे ये तो इस सब फॉर्मूले से ना कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो हम हाफ लाइफ के टर्म्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टी टाइम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, है ना। कि भाई अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टी टाइम निकालना है ना, न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी, है ना। तो इसका फॉर्मूला हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, n=n0 हाफ इंटू स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज द हाफ लाइफ। तो इससे बहुत इजिली आ जाता है ना, क्योंकि जो टाइम दिया होता है ना यूजली वो हाफ लाइफ का मल्टीपल ही होता है ना। या आपसे बोला जाए एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी, कि आपको निकालना, वैसे तो ई के पावर में कैलकुलेशन मुश्किल होती है, एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी, तो ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला ये होता है। A=, हम लिख देंगे a0 हाफ ऑफ इंटू स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना वो हाफ लाइफ के टर्म्स में ही होते हैं, टाइम की वैल्यू दी होती है आपको, तो इस टर्म्स में चीजों को करना ज्यादा आसान होता है ना, कि इस टर्म्स में चीजों को करना ज्यादा आसान होगा, ये हम कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो आप लिख लो इस तरह से, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना। कैसे यूज होगा आप समझ ही जाओगे कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। है ना, ये आपका गेस है।
ठीक है, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी आपने मॉडर्न फिजिक्स की कंप्लीट कर ली। बाकी तो न्यूमेरिकल्स के थ्रू बहुत सारे केसेस आते जाएंगे, है ना, तो वो अलग चीज है। तो बेसिक थ्योरी रेडियो एक्टिविटी में ही थी कि ऑल काइंड ऑफ डिके, है ना, देन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और ये सारे छोटे छोटे टर्म्स क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं, है ना, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं, राइट। तो वन बाय वन आई शेयर द न्यूमेरिकल्स, तो उसमें थोड़े से वेरिएशंस आपको मिलते जाएंगे, तो उसको आप थोड़ा ट्राई करो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना। इट विल रिक्वायर नॉट 5 to 6 न्यूमेरिकल्स, नहीं पूरी चीज कवर हो जाएंगी, है ना। तो आज आप मॉडर्न फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर लोगे, फिर आप मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर लो इसकी, है ना। तो मैं एक डाउट क्लास रखूंगा बिफोर योर टर्म 1 फिजिक्स क्लास, है ना, उसमें भी बीच में भी एक डाउट क्लास रखूंगा, तो जो भी आपको डाउट्स होगा उसमें भी पूछ सकते हो, है ना। एक तो है ही नेक्स्ट वीक, अदरवाइज देखते हैं। एक आपके टर्म 1 की जो फिजिक्स क्लास होगी, टर्म 1 का जो फिजिक्स का एग्जाम है 6 और 10 के बीच में, आई विल पुट वन डाउट क्लास, तो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी। कोई भी कुछ पूछना है उसमें पूछ सकते हो आप। चलो हम यहाँ पे जाते हैं, आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, पीयूष, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, सुहाना, लक्ष्य, योर आंसर्स आर करेक्ट, सही बता रहे हैं। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में हमेशा। हाँ, यथार्थ कुमार सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, एकाग्र जैन सही है आपका आंसर, है ना, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगा, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी Q × A - 4/A। ये तो होता है, सीधे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो Q वैल्यू इसने दिया ही हुआ है 5.5, ए आपका 220 है, -4 हो गया, 220 आ गया। तो और उससे ज्यादा बहुत कम चेंज आएगा, 5.5 टोटल एनर्जी है, तो मोस्टली अल्फा को ही चली जाती है। जो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसको बहुत कम जाती है। ये आपका 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना। तो सीधे हम वही इसको सॉल्व कैसे किया मैंने आपको बताई है कि मोमेंटम और क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करके अल्फा और डॉटर न्यूक्लियस में, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. एज ऑफ द रॉक, जो कार्बन डेटिंग होती है, उसका कंसेप्ट भी रेडियो एक्टिविटी से ही होता है. भाई क्वेश्चन तो आपको पता है कि अगर ये 49 से ये, सॉरी 19 से अगर 18 हो गया है तो बीटा माइनस डीके है ना, कि भाई के 1940 का बीटा माइनस डीके हो जाएगा यहाँ पे. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्जेक्टली आपका आर्गन में, जो कि 1840 है. प्लस एक आपका -1 E0 चला गया बाहर. और अगर निगेटिव बीटा डीके तो एक एंटी न्यूट्रिनो भी होगा, प्लस रिएक्शंस की कुछ क्यू वैल्यू होगी, है ना. तो ये आपकी इक्वेशन आ गई. तो पहला पार्ट तो आ गया, आप सेकंड पार्ट का आंसर दो मुझे आप. ये जो एज ऑफ द रॉक होगा वो कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे. आर्गन स्टेबल है, मतलब पोटेशियम आर्गन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आर्गन किसी चीज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है.
हाँ सही है लक्ष्य अग्रवाल, योर आंसर इज करेक्ट। सही बता रहे हो। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। तो क्या होता है इसमें कि जैसे सैंपल ऑफ द रॉक आपने लिया अभी, तो अभी तो पोटेशियम एंड आर्गन जो है ना वो 1:7 में है, लेकिन स्टार्टिंग में तो सिर्फ पोटेशियम ही होगा। भाई टी इक्वल टू 0 पे जब रॉक फॉर्म फॉर्म हुई होगी, है ना, तो सिर्फ इसमें पोटेशियम होगा और कुछ होगा ही नहीं इसमें। फिर पोटेशियम में तो ऑर्गन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मान लो अभी 1:7 है, तो स्टार्टिंग में पूरे के पूरे 8 यूनिट सिर्फ पोटेशियम होगा। कि स्टार्टिंग में जब ये फॉर्म हुआ होगा तो इसमें जो पोटेशियम होगा वो पूरे के पूरे 8 यूनिट होगा। अब क्या होगा, टी इक्वल टू 0 पे ऐसा हो गया, आफ्टर टाइम टी इससे ये डिके हो गया। अब ये कन्वर्ट हो रहा है, भाई कुछ पोटेशियम जो होगा वो ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया। तो किसी भी टी टाइम में अब जब हम प्रेजेंटली इसको देख रहे हैं तो इसमें पोटेशियम भी है, आर्गन भी है ना, क्योंकि और ये रेशियो इसने दिया हुआ है कि ये 1:2 आपका 7 है ना। कि भाई टी स्क्वायर 0 पे तो पूरे 8 यूनिट हम ले लेंगे पोटेशियम था, लेकिन अब पोटेशियम रिड्यूस होकर 1 यूनिट में कन्वर्ट हो गया और बाकी जो 7 यूनिट थी वो आर्गन में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो अब देखो पोटेशियम क्या क्या हो गया है, 8 से 1 में कन्वर्ट हो गया। यही तो आपको निकालना है कि कितने टाइम में पोटेशियम 8 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीधे हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि चूंकि हाफ लाइफ के टर्म्स में ही सारी चीजें आ जाएंगी। तो सीधे मैं फॉर्मूला ना भी लगाऊं तो भी आ जाएगा कि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मैं लगा दूंगा 8 से 1 यूनिट हो जाएगा, तो एन इक्वल टू हम लगा देंगे एन नॉट ऑफ हाफ स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो फाइनल एन तो 1 हो जाएगा, एन नॉट की वैल्यू 8 यूनिट थी, हाफ स्मॉल टी बाई कैपिटल टी आ गया। तो यहाँ से आपका हाफ ऑफ की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पे हाफ की पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी होगी। तो पावर इक्वेट करेंगे तो स्मॉल टी की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी हो जाएगी। मतलब ऐसा 3 हाफ लाइफ में होगा, है ना। वो तो है ही, 8 से 1 कैसे होगा, 8 से पहले 4 होगा तो एक हाफ लाइफ लगेगी, 4 से फिर 2 होगा तो एक हाफ लाइफ और लग जाएगी, फिर 2 से 1 हो जाएगा तो एक हाफ लाइफ लग जाएगी। तो 3 हाफ लाइफ में 8 से 1 यूनिट हो जाएगी। तो 3 टाइम ऑफ हाफ लाइफ आ गया, तो 1.4 है ही, तो उसका आंसर आ गया कि जो भी आपके स्मॉल टी की वैल्यू है वो 3 × 1.4 × 10⁹ आ जाएगा। मतलब इस रॉक की जो एज होगी, है ना, इसके सैंपल का रेशियो ये बताता है कि इसकी जो एज हुई होगी ये आपका 4.2 × 10⁻৯ ईयर होगी, है ना। तो इस तरह से हम डेटिंग कर लेते हैं कि भाई क्या एज होगी किसी भी चीज की, उसकी रेडियो एक्टिविटी से, है ना, कि उसकी रेडियो एक्टिविटी से। है ना, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 3 लाइफ ऑफ लाइफ हो जाएगी। अच्छा, पॉजिटिव बीटा डीके होगा कैसे यार, पॉजिटिव बीटा डीके। अच्छा सॉरी, पॉजिटिव बीटा डीके, बिल्कुल सही है बोल रहे हो यार। 19 से 18 हो गया ना, कम हुआ है, पॉजिटिव बीटा डीके होगा। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो आ जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो। सही बात बोल रहे हो, ये जो डेट डीके होगा ये पॉजिटिव बीटा डीके होगा, उसमें तो Z1 से इंक्रीज होता है, पॉजिटिव बीटा डीके, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव बीटा डीके होगा, क्योंकि जेड से Z-1 हो गया ना, उसमें तो Z+1 होता है नेगेटिव बीटा डीके में। बस आपने दो चेंज कर दिए, इसको प्लस कर दिया और ये फिर एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो होगा, इक्वेशन में लिखने जो भी होता है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं।
ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हमेशा। We can go for this question. हाँ, लक्ष्य आंसर इज करेक्ट, पीयूष आंसर इज करेक्ट। एकाग्र जैन, योर आंसर इज करेक्ट। इसमें सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, ये वाला। इसमें मेन फॉर्मूला यूज हो जाएगा, एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इसको दो बार अप्लाई कर दो, दोनों के लिए आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको दो बार अप्लाई करोगे, विल गेट योर आंसर। हाँ यथार्थ, ठीक है आपका आंसर। है ना, तो पहले हम वन कर लेते हैं, सही तो है कि भाई किसी टी टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसके एन वन रह गए।
तो n1 की वैल्यू हो जाएगी n0, इसका डीके कांस्टेंट 5 लैम्डा था तो -5 लैम्डा टी आ गया, और n2 के नंबर ऑफ इसके n2 रह गए, तो ये भी n0 ही था पहले, तो इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा टी है। अब इसने बोला n1/n2 का जो रेशियो होगा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो e⁻⁻⁴ लैम्डा टी हो जाएगा, और यहां से ये 1/e के इक्वल है, इसने दिया हुआ है, तो ये e-1 के इक्वल है। बस दोनों को इक्वेट कर दो पावर को, यहाँ से 4 लैम्डा टी इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू 1/4 लैम्डा हो जाएगी, है ना। तो ये रेशियो 1/e तब होगा जब टाइम की वैल्यू 1/4 लैम्डा हो जाएगी, तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना। तो ये ऑप्शन क्या होगा बेसिकली, इसमें सही होगा। चलो इसको सॉल्व कर लो जरा सा। अरे बड़ा जल्दी आंसर आ गया यार, अरे पीयूष बड़ा जल्दी आंसर ले आया, फिर आंसर सही नहीं है। तो थोड़ा सही नहीं है, डी है। हाँ ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर्स का होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, प्रीवियस ईयर्स का ही होगा ये। या इस ये, और वो ब्लड में जो ब्लड का वॉल्यूम निकालने वाला होता है, ये दोनों क्वेश्चंस बड़े पॉपुलर होते हैं। हाँ लक्ष्य से। हाँ पीयूष जी, आप सही है आपका आंसर। हाँ सुहाना यथार्थ, सही है आपका आंसर। हाँ सही है ना, सही बता रहे हो आप लोग आंसर सारे लोग, है ना, सही बता रहे हो। भाई मान लो सेफ इसके जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन है,
है ना, कि भाई सेफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो एन है, लेकिन अभी तो 64 टाइम्स ऑफ एन है ना, तो आपको ये तो निकालना है कि कितने टाइम में 64 एन से ये एन हो जाएगा, ये टाइम आपको निकालना है कि भाई एन अगर सेफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है जिसमें कोई हैजार्ड नहीं है, लेकिन अभी तो परमिसेबल लिमिट से 64 एन है, तो कितने टाइम बाद 64 से डिके होके एन हो जाएंगे, क्योंकि डिके तो कंटिन्यूसली होते रहेंगे ना। तो 64 से एन होने का टाइम निकालना, तो वही फॉर्मूला जो आपका मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला होता है, एन नॉट इंटू हाफ की पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, क्योंकि हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है, तो जो भी आंसर आएगा उसी के टर्म्स में आएगा। तो फाइनल तो एन हो जाना चाहिए, स्टार्टिंग में 64 एन था, इंटू हाफ ऑफ स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द 1/2 की पावर 6 आ जाएगी, इक्वल टू यहाँ पे आपका हाफ की पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी आ जाएगी, मतलब स्मॉल टी की वैल्यू 6 टाइम ऑफ कैपिटल टी हो जाएगी, है ना। तो 6 हाफ लाइफ के बाद ये 64 एन से एन हो जाएगा, तो 6 हाफ लाइफ इज द करेक्ट आंसर, मीन्स 6 into 18 मीन्स 108 days के बाद इट विल सेव टू ऑक्यूपाई, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना, तो सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। है ना, ये हम कर सकते हैं। ये क्लास क्वेश्चन थोड़ा सा मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें एक्चुअली प्रोडक्शन एंड डिके दोनों साइमल्टेनियसली होता है, वो एक्चुअली आई विल एक्सप्लेन दैट, है ना। फिर बाद में उसका सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व कर लेना, फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा मैं खुद आपको बताऊंगा, ये सब तो हम कर ही लेंगे, सारा मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ये सारा कर लेना, है ना। मेन जो क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन है नहीं क्या यार, होना तो चाहिए भाई, पीछे जाके देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो आप, फिर मैं किसी फ्रेश पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। है ना, होप आपने पढ़ लिया होगा इसे, तो मैं एक पार्ट इसका एक्सप्लेन करता हूँ, या इसको कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि ये तो थ्योरी का ही पार्ट है ना, कि भाई दिस इज द पार्ट ऑफ थ्योरी जिसमें कि प्रोडक्शन एंड डिके दोनों होता है ना, कि प्रोडक्शन भी हो रहा है, डिके भी हो रहा है, प्रोडक्शन एंड डिके साइमल्टेनियसली, है ना। तो क्या होता है, कोई न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो रहा है, टी स्क्वायर 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट थे, लेकिन अल्फा रेट से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और डिके भी हो रहे हैं, तो किसी टी टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, और अल्फा की वैल्यू अगर इतनी है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर हम वन हाफ लाइफ कितनी होगी, और उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो क्या है, इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे तो एकदम प्रॉपरली इसी मेथड से सॉल्व करना है, इस नीचे के जैसे भी क्वेश्चन आए, इस नीचे के और भी क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, है ना। तो मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि इसको एज ए थ्योरी हम देखते हैं कि भाई जब साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन एंड डिके दोनों होता है, तो एक्चुअली आपको नया फॉर्मूला ही डिराइव करना होता है ना। तो इसने ये बोला हुआ है कि भाई यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे किसी सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट थे, टी इक्वल टू 0 पे, है ना, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे बेसिकली आपके एन नॉट, और इस पे अल्फा रेट से डिके हो रहे हैं, है ना, कि अल्फा रेट से क्या हो रहा है बेसिकली आपके डिके हो रहे हैं, अल्फा रेट से प्रोड्यूस हो रहा है ना, अल्फा रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और लैम्डा डिके कांस्टेंट से डिके हो रहे हैं,
है ना। तो t इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके जो थे वो n नॉट थे, किसी t टाइम पे सपोज आप n हो गए, है ना। मैं इसको t इक्वल टू 0 को कहीं और लिख लेता हूँ, है ना, कि भाई t इक्वल टू 0 पे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके n नॉट थे किसी t टाइम पे, अगर अल्फा से प्रोड्यूस हो रहे हैं और लैम्डा से डिके हो रहे हैं तो किसी t टाइम पे अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे आपके n हो गए, और t इक्वल टू 0 पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो n नॉट थे, है ना। तो इसने बोला है कि आफ्टर टी टाइम एन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, इसी टी टाइम पे एन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो आप देखो अल्फा रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब डिके होते हैं ये, है ना, तो इसका जो डिके का रेट होता है वो लैम्डा एन होता है ना, ये लैम्डा एन से तो डिके होते हैं ये। तो अगर मैं बोलूं कि नेट रेट ऑफ, है ना, न्यूक्लियाई फॉर्मेशन, न्यूक्लियाई फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें नए न्यूक्लियाई बढ़ रहे होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, रेट ऑफ डिके कम है ना। तो नेट रेट ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्मेशन जो होगा उसको मैं लिखूंगा dN/dt, इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा माइनस लैम्डा एन, ये हो जाएगा कि भाई अल्फा रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, लैम्डा एन से डिके हो रहे हैं, तो नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन अल्फा माइनस लैम्डा एन हो जाएगा ना। तो ये मेन चीज आ गई। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो आप, भाई dN डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस लैम्डा एन हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे dt आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो जब टाइम 0 था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की वैल्यू कितनी थी, n नॉट, और किसी टी टाइम में आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालना है। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे आ जाएगा -1/λ ln ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा एन, और इसकी जो लिमिट होगी वो n नॉट से n हो जाएगी इंटू टी। अब इसमें वैल्यूज आप पुट कर दो, पहले n की जगह पे n पुट करेंगे, माइनस n की जगह पे पुट करके n नॉट पुट कर देंगे, यहां से n ऑफ ln ऑफ हो जाएगा आपका अल्फा माइनस लैम्डा एन बाई अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट, और यहाँ पे आपका माइनस लैम्डा टी आ गया। लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से अल्फा माइनस लैम्डा एन इक्वल टू आपका आ गया e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो गया लैम्डा एन नॉट, है ना। तो ध्यान रखना इसमें किस तरह से प्रोसीड किया मैंने, पहले मेन रिलेशन लिख लिया, इसी को इंटीग्रेट कर दिया मैंने। तो यहां से जो आंसर इसका आएगा वही आ जाएगा, किसी टी टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होंगे उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, अल्फा बाई लैम्डा इंटू 1 माइनस e टू द पावर लैम्डा टी प्लस आपका एन नॉट इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये आपकी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, है ना, कि सैंपल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमने यहाँ पे लिख लिया इस तरह से, है ना। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया कि भाई टी टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर अल्फा रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं और बीटा रेट से डिके हो रहे हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की वैल्यू आफ्टर टी टाइम आपकी ये होगी, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एक दूसरे में कन्वर्ट हुआ तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। मौका देगा, पहले तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका गया, इस तरह से फर्स्ट आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट पे हम आ जाते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट थोड़ा देख लेना आप लोग ना, बार बार यूज होगा ये, जेई का ही क्वेश्चन है ये, है ना, कि किसी ईयर जेई में पूछा गया था ये, दिस इज द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ जेई, है ना। ऐसे हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। है ना, सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है ये कि अगर इस अल्फा की वैल्यू ट्वाइस ऑफ लैम्डा एन नॉट है,
तो जब टाइम की वैल्यू ln2/λ होगा तो उस टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे, ये बोल रहा है। जब ln2/λ होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वैसे तो हाफ हो जाते थे लेकिन इसमें हम बोल नहीं सकते ऐसा। तो पहले तो मैं अल्फा इंटू इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ, है ना, कि पहले तो जो फंक्शन है उसको देख लेते हैं। एन इक्वल टू था आपका अल्फा/λ इंटू 1 - e⁻ प्लस n0 इंटू e⁻ अल्फा की वैल्यू ये पुट कर दो, तो n की वैल्यू आपकी यहां से आ गई 2n0 -2n0 e⁻ प्लस n0 e⁻ तो यहाँ से n की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2n0 -n0 इंटू e⁻ कि अगर ये अल्फा की वैल्यू है तो ये चीज आ गई फंक्शन आपका। अब टाइम की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कि भाई टाइम की वैल्यू अगर इसमें मैं पुट कर दूं ln2/λ, तो यहां से आपका आ गया, है ना। इसको जैसे हम पुट कर देंगे e⁻ आपका -ln2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होंगे वो 2n0 -n0/2 हो जाएंगे, तो ये आपका 3n0/2 आ जाएगा कि भाई जब टाइम की वैल्यू जब ln2/λ होगी तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतने हो जाएंगे, है ना। और इसी फंक्शन में इसने ये पूछा हुआ है कि टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितने हो जाएंगे, तो टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उस टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके 2n0 हो जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आ गया। तो मतलब इसका अगर ग्राफ में बनाऊं तो अब ये ग्राफ वैसा नहीं होगा जो स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, कि अगर सारे आंसर्स को मैं ग्राफिकली यहाँ पे शो करूं तो मैं इस तरह से ग्राफ बना सकता हूँ। यहाँ पे आपका n वर्सेस t का ग्राफ है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वर्सेस t का ग्राफ बनाते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, n0, और इसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज होते हैं ऐसा, है ना। तो लॉन्ग टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियाई बढ़ रहे होंगे क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो 2n0 हो जाएंगे। पहले n0 थे, n0 से 2n0 हो गए, और जब टाइम की वैल्यू 1 हाफ लाइफ होगी ln2/λ, तो उस टाइम जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो 3/2n0, है ना। तो ग्राफ कुछ डिफरेंट भी आ सकता है ना, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो ये स्टेप्स आप ध्यान रखना क्वेश्चंस के। तो ये थ्योरी का ही पार्ट था एक्चुअली, प्रोडक्शन एंड डिके साइमल्टेनियसली, है ना। इस कंसेप्ट को हम नाम देते हैं प्रोडक्शन एंड डिके साइमल्टेनियसली, है ना। ये आपका गेस। ठीक है, ये आपका गेस, दैट्स राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नाम देंगे प्रोडक्शन एंड डीके साइमल्टेनियसली, एंड डीके साइमल्टेनियसली, है ना। ये होगा तो इस तरह से होता है, राइट। तो ठीक है ना, आज के लिए इतनी काफी है ना। दैट्स ऑल विथ योर मॉडर्न फिजिक्स, है ना। वी हैव कंप्लीटेड द मॉडर्न फिजिक्स, है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स के मॉडल वगैरह सॉल्व कर लो आप जब भी आपको टाइम मिले, है ना। टर्म 1 के बाद या जैसा भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम कर लेना, है ना। भाई कंप्लीट कर लेना पूरा 12th सिलेबस बिफोर रिवीजन ऑफ द 11th, है ना। क्या आपको करना, अब आपके पास जो इस ट्रैक में टॉपिक्स बच गए हैं, वी हैव लेफ्ट विद द सेमीकंडक्टर ओनली, एक ही टॉपिक बच गया सेमीकंडक्टर, है ना। बाकी सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, है ना। सेमीकंडक्टर आप नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे, जब भी होगा क्लास, जब भी लगती है जैसे भी लगती है। लेकिन बीच में जो क्लास है वो डाउट क्लास है ना, वो मैं डाउट क्लास ऑनलाइन डाउट क्लास लूंगा, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।